प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं, तो प्यारे बच्चों अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करें, आपको शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग इस इकोनॉमिक्स का दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो अभी बेसिक बता रहे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे 12th के एग्जाम हो। और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन रहता ही जो हम आज बताने वाले, इसलिए इस टॉपिक को क्लास में वैसे बताए हैं। चैप्टर कल से स्टार्टिंग कर देंगे, आज बेसिक हमको बताने दीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों चलते हैं अपना लोग अगला टॉपिक पर। अब यदि हम लोग प्यारे बच्चों आज अर्थशास्त्र की शाखा के बारे में जानेंगे कि यदि देखिए पहला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की जो शाखा है वह दो शाखा है, एक है समष्टि अर्थशास्त्र, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखा है वह आधुनिक अर्थशास्त्र जो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन से शुरुआत होती है, एडम स्मिथ के पुस्तक से शुरुआत होती है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वह आधुनिक अर्थशास्त्र को एक अर्थशास्त्री थे आपको रेगनर, उसने रेगनर साहब ने इस आधुनिक अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन भी क्वेश्चन पूछा गया। समष्टि व्यष्टि में अंतर भी क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके यहाँ से ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए हम लोग चलते हैं पहले, किसी भी आपको यदि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उनका डेफिनेशन परिभाषा जानते हैं। तो अब यदि क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों आपको समष्टि अर्थशास्त्र, तो अब यदि कहा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, पहला डेफिनेशन, पहला परिभाषा आ जाता है कि यह समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा। पहला समष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी MACRO इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रोज ग्रीक भाषा हुआ, इसका अर्थ हुआ व्यापक, मतलब यह समष्टि अर्थशास्त्र जो है यह व्यापक है, मतलब यह बड़ा अर्थशास्त्र है। यदि हम व्यष्टि का बात करेंगे, इसका होता है MICRO माइक्रो, माइक्रोज इसका ग्रीक भाषा हो गया, इसका अर्थ हो जाता आपको सूक्ष्म। मतलब इकोनॉमिक्स का दोनों 100 मार्क जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें समष्टि बड़ा सा पार्ट हो जाता है, यह अर्थशास्त्र का बड़ा वाला भाग है, वह व्यष्टि क्या हो जाता है आपको छोटा वाला पार्ट हो जाता है। तो अब यदि परिभाषा समष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग जानते हैं, तो प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। हमने क्या बोले, समष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम संपूर्ण समग्र अर्थशास्त्र के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। समग्र मतलब समुच्चय। जैसे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय आय आ गया, जैसे लीजिए आपको प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में आपको आ गया राष्ट्रीय आय आ गया। तो यदि हम इस राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो इसमें आय यदि हम बोलते हैं तो एक व्यक्ति का आय आ जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय यदि हम बोल देते हैं तो वह पूरे देश की क्या हो जाता, आपको आय आ जाता है। पूरे देश का आय घट रहा है, बढ़ रहा है, विश्व में कितना दृष्टि से है, तो उससे क्या हो जाता, तुलना कर देते हैं, पता कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय आय क्या हो गया, संपूर्ण देश का आपको। जैसे प्यारे बच्चों हम यदि कुल उत्पादन का बात कर दिए, तो कुल उत्पादन की यदि बात कर दिए तो कुल उत्पादन मतलब हमारे भारतवर्ष में एक वर्ष में मान लिए यदि जितना उत्पादन हुआ सब उत्पादन को जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन हो जाएगा। तो कुल उत्पादन मतलब क्या हो गया, पूरे देश की बात हो गया। जैसे हम कुल रोजगार की यदि बात कर देंगे, कुल रोजगार मतलब क्या हो गया, पूरे देश का रोजगार। यदि रोजगार कहेंगे तो एक क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय है या कुल उत्पादन बोल दिए, पूरे देश का उत्पादन, कुल रोजगार तो पूरे देश का रोजगार की बात हो जाएगा। जैसे प्यारे दोस्तों यदि हम मुद्रा की बात कर दिए, तो मुद्रा तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र के अलग चलता है, किसी क्षेत्र के लिए अलग चलता है, किसी राज्य के लिए अलग चलता है, पूरे देश के लिए क्या होता है
एक ही मुद्रा आपको चलता है। यह मुद्रा जो आ जाएगा यह समष्टि अर्थशास्त्र में। राष्ट्रीय आय जो आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय आय आपको यदि आ गया समष्टि अर्थशास्त्र में, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, मुद्रा, जैसे आपको हो गया राजकोषीय नीति, यह सब को आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आपको बचत आ गया, तो यह सब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कौन अर्थशास्त्र, आपको समष्टि अर्थशास्त्र याद रखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें समग्र अर्थशास्त्र के, संपूर्ण अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समष्टि अर्थशास्त्र। चाहे राष्ट्रीय आय हो, राजकोषीय नीति हो, कुल बचत हो, मुद्रा हो, कुल उत्पादन हो, कुल रोजगार हो, जिसका कुल उद्योग है, उद्योग बोल दिए, कुल उद्योग मतलब जितना उद्योग है वह सभी उद्योग की बात करें। जनगणना तो सभी आपको यदि देश के लिए क्या होता है, एक ही बार जनगणना 10 वर्ष पर होता है, उसका काउंट करके अपने देश की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। तो जहां समग्र की बात करेंगे, समुच्चय अर्थशास्त्र की गणना की यदि बात करेंगे, उससे समष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का यह वाला पार्ट जो होता है बड़ा होता है, व्यापक होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यदि हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र हम बोले सूक्ष्म, यह छोटा अर्थशास्त्र है। तो यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला तो आ जाता है डिफिनेशन, परिभाषा की व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाई की बात करेंगे। व्यक्तिगत मतलब अकेला छोटा सा पार्ट की यदि बात करेंगे, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। फिर से हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा क्वेश्चन पूछता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाई के बारे में, एक इकाई के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे प्यारे दोस्तों, यदि हमने बोले आय की यदि बात कर दी, तो आय का यदि बात कर दिए, तो आय मतलब एक व्यक्ति की आय की बात कर दिए, तो यह क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। यदि हम रोजगार की बात कर दिए तो एक रोजगार हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत उद्योग की हम बात कर दी, व्यक्तिगत उद्योग की बात कर दिए तो एक उद्योग की बात हो जाएगा। व्यक्तिगत रोजगार हो जाए, आय हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यदि इस व्यष्टि की यदि हम लोग बात करेंगे, व्यष्टि जैसे मान चलिए सरकार ने अपने देश को चाहा विकास करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसने देश ने क्या किया, यह आपको दिमाग लगाया कि नहीं हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार में भी सहरसा जिले को आगे बढ़ाना है, तो सहरसा जिला को रोजगार देगा और पूरे भारतवर्ष में नहीं देगा, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत। यदि एक क्षेत्र की विकास करने की बात किया, छोटे से खास क्षेत्र की बात किया, जैसे प्यारे बच्चों यदि बात हो जाएगा पूरे देश में जितना उद्योग है उस उद्योग पर यदि 5% टैक्स लगाया तो वह हो जाएगा समष्टि, क्योंकि संपूर्ण का बात हो गया। यदि वह कहेगा चलिए एक कंपनी है रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी का, बस उसी पर 10% टैक्स ठोकेंगे, व्यक्तिगत एक उद्योग पर लगाएंगे, एक क्षेत्र का बात होगा, एक भाग का बात होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानेंगे। यदि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यदि व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत रोजगार, व्यक्तिगत उद्योग धंधा, कोई छोटे खास क्षेत्र एवं उद्योग धंधे की यदि हम बात करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि का मतलब ही सूक्ष्म, यह अर्थशास्त्र का कौन सा पार्ट है, आपको छोटा सा पार्ट है। तो पहले प्यारे बच्चों अपना लोग समष्टि के डिफिनेशन जाने, व्यष्टि के डिफिनेशन जाने। इस व्यष्टि से जो ऑब्जेक्टिव आएगा, आय मतलब व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत रोजगार, व्यक्तिगत उद्योग धंधा मतलब व्यक्तिगत जिसमें लगेगा, समग्र समुच्चय जहां देखेंगे समष्टि। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह समष्टि को, और समष्टि को पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग करेंगे पहले समष्टि अर्थशास्त्र को, फिर जो पढ़ेंगे किस अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो चलिए अब प्यारे बच्चों इस समष्टि अर्थशास्त्र में एक पॉइंट
यदि आपको क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाता है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन को इसको देखना है। अब यदि पहला टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक्स में, इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र या प्रकार, मतलब आर्थिक प्रणाली के आधार पर, किस प्रणाली के आधार पर, आर्थिक प्रणाली के आधार पर, आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र या प्रकार को हम लोग जानेंगे। इसमें प्यारे बच्चों आर्थिक क्षेत्र के मुख्य रूप से यह अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो आ जाता है यह 3 प्रकार का आ जाता है। लेकिन आपको हम, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने लगा है, इस अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्रों के अतिरिक्त भी हम क्या करेंगे, आपको चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यदि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या प्रकार में आ जाएगा तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब प्राइमरी सेक्टर की यदि बात हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपको यह द्वितीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और आप क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जब उल्टाएंगे तब आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर बारीकी से ध्यान देना है। तो अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र या प्रकार मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 प्रकार में। अब पहला आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। अब यदि पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का डेफिनेशन हम लोग परिभाषा जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें हम प्रकृति से जुड़ करके क्रियाकलाप काम करते हैं, जिसमें हम प्रकृति से जुड़ करके क्रियाकलाप काम करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों कृषि हो गया, यदि कृषि का उत्पादन करना है, यदि फसल धान गेहूं ज्वार बाजरा कोई भी फसल का उत्पादन करना है, यदि उस फसल में मौसम यदि साथ नहीं दिया, समय के अनुसार जलवायु नहीं रहा, वर्षा नहीं होगा, हवा नहीं बहेगा, तो वह क्या होगा, फसल का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि वह प्रकृति पर डिपेंड है। यदि हमारे पेड़ पौधा है, यदि हमारे सूर्य से यदि प्रकाश नहीं होगा तो वह क्या होगा, सूर्य यदि प्रकाश नहीं देगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेंगे, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे और जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे। मतलब प्रकृति के बिना आपको उस चीज का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। जैसे प्यारे बच्चों खनन आ गया, कोयला पेट्रोलियम डीजल आ गया, तो यह क्या होता है, हमारे देश में या किसी भी देश में भूकंप आता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, बड़े बड़े वन क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, और लाखों करोड़ों के वर्ष के बाद कोयला पेट्रोलियम डीजल आते हैं। यदि कोयला यदि बनेगा, यदि भूकंप नहीं आएगा, ज्वालामुखी नहीं होगा, पेड़ पौधा अंदर नहीं जाएगा, तो फिर कैसे बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चों हम प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जुड़ करके जो क्रियाकलाप काम करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम याद रखेंगे, उसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी क्या किया जाता है, आपको जाना जाता है। तो जब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में, लेकिन यह तो परिभाषा जाने, लेकिन एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको आ जाता है कृषि आ जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में आपको पशुपालन आ गया, तो पालन मतलब प्यारे बच्चों पशुपालन आ जाए, मछली पालन आ जाए, भेड़ पालन आ जाए, बकरी पालन आ जाए, मत्स्य पालन आ जाए, जो पालन आपको आ जाए, सिर्फ पालन हम लोग देखेंगे और उसे सीधा मारेंगे प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ गया, कृषि, कौन आ गया, पशुपालन। और यह 3 को ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे आपको, खनन या कोयला पेट्रोलियम डीजल ये सब जो आ जाता है वह कौन क्षेत्र में आ जाता है, आपको
प्राथमिक क्षेत्र में। यह तीनों ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों। अब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में हमारे अनुसार से कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं रहा होगा। जो दिक्कत होगा फोन पर आप कॉल पर कर सकते हैं या लाइव क्लास आएंगे 1000 सब्सक्राइब के बाद, तो वहां आप कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपको द्वितीयक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो पहले तो हमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा, डेफिनेशन से उस पॉइंट का पता चल जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? जब प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं में, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं में रंग रूप आकृति परिवर्तन करने का काम जो करता है, जिससे उसका महत्व बढ़ जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं में रंग रूप आकृति में परिवर्तन लाने का काम जो करते हैं, जिससे उसका महत्व बढ़ जाते हैं, इसका कारण है उद्योग। उद्योग के कारण ही द्वितीयक क्षेत्र, या उद्योग के कारण ही प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु में रंग रूप आकृति में परिवर्तन होने का काम करता है। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि यदि द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं में रंग रूप आकृति में परिवर्तन लाने का काम करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। रंग रूप आकृति परिवर्तन होता उद्योग के कारण, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्वेश्चन पूछता है। दूसरा नाम उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को जाने, हम द्वितीयक क्षेत्र को प्यारे बच्चों आपको जाने। अब कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र की यदि बात किया जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में जो उपयोगी सेवा प्रदान करता है, उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। हमने बोले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में जो उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं, उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग, तृतीयक क्षेत्र को सेवा। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे आपको परिवहन हो गया, संचार हो गया, यदि आपको बैंकिंग हो गया, आपको यह डाक हो गया, वैसे चर्चा करेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में। तो यह परिवहन, संचार, बैंकिंग, डाक, यह सब जो आ जाता है वह किस क्षेत्र में आ जाता है? आपको तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। इसका क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद रखेंगे।